आज युवा और खेल मामला तमाम इन गंभीर विषयों पे और महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा चल रही है। भारत युवाओं का देश है। राजस्थान में युवाओं की संख्या काफी है, पर आप दोनों ही सदन, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें देखें कि आप कितना रिप्रेजेंटेटिव यूथ का है, युवाओं का है। आप देखेंगे तो मुझे लगता है मुश्किल से 10 का आंकड़ा भी पार नहीं हो पाएगा, और पार्लियामेंट में तो आप बात ही छोड़ दें। तो कितना युवाओं को मिल रहा है और कितना युवा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, ये तो इन तमाम आंकड़ों से ही समझ में आ जाता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जो है वो यूथ के लिए रोजगार है। रोजगार के नए अवसर तैयार करने के लिए सरकार हमेशा तमाम चीजों की बातें करती है, स्किल्स की बातें करती है। आज के समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी स्किल सेंटर ऐसा नहीं है जहां पे युवाओं को प्रॉपर तरीके से जो है स्किल किया जा रहा है। ये बात वर्तमान सरकार की नहीं है, पूर्ववर्ती सरकार में भी यही हाल रहे। इसकी वजह से बेरोजगारी की जो दर है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और आज कहते हुए बड़ा दुख है मुझे कि राजस्थान बेरोजगारी के दर में पूरे भारत में टॉप कर रहा है। एक समय था जब हरियाणा बेरोजगारी के दर में हमसे आगे हुआ करता था, हम सेकंड नंबर पे थे। आज हम बेरोजगारी में पहले नंबर पे। उद्योगों की अगर बात करूं तो उद्योगों के नाम पे राइजिंग राजस्थान बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, बहुत बड़े आयोजन हुए, बहुत बड़ी बातें हुई, लाखों करोड़ों के एमओयू हुए। अब तमाम प्रदेश की सरकार और पूरे आंकड़े कहते हैं कि साहब हम धरातल पे ला रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा 28 लाख करोड़ का जो एमओयू, जो सबसे बड़े एमओयू हुए, वो सौर ऊर्जा को लेके हुए। सौर ऊर्जा के अंदर हमने 100% लैंड का जो था वो अलॉटमेंट किया, बदले में स्टेट को और युवाओं को मिला क्या? आप अगर कोई माननीय मंत्री आए तो आप पूछिएगा कि साहब आपको उसके बदले मिला क्या? क्या आपको जो बिजली जनरेट कर रहे हैं उसमें कुछ आपको दे रहे हैं क्या? आपके स्टेट्स को दे रहे हैं क्या? उल्टा जमीन हम दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट हमें कोई मिल नहीं रहा है, और बदले में जो बिजली भी है उसको भी हम पैसे देके उनसे खरीद रहे हैं। ये स्थितियां आज के समय में हुई है। न सिर्फ वर्तमान सरकार में, बल्कि पूर्ववर्ती सरकार ने भी पिछले 2 सालों में, अपने टेन्योर के 2 आखिरी सालों में खूब जमीन अलॉट की। ये भी सरकार जमीनें अलॉट करने में कोई कमी नहीं रखी। और बाकी रही बात खेल की, तो आंकड़ों के खेल बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। अगर मैं खेलों पे आऊं तो वर्तमान में 41 जिले हैं, और हर जिले में राजस्थान खेल परिषद के आधार पर 40 कोच हर जिले में होने अनिवार्य है, क्योंकि 40 खेल है। अगर टोटल हम नंबर निकालें, अगर एक एक भी कोच अगर एक एक गेम का होता है तो लगभग 1600 के आसपास कोचेज की जरूरत है। हमारे पास कितने कोचेज हैं पता है आपको? मात्र 50 कोच। 1600 के विरुद्ध में सिर्फ 50 कोच है। और हम कहते हैं कि साहब आने वाले समय में हम हरियाणा को पछाड़ देंगे, हमारे आने वाले समय में ये जो युवा है ये खेलों के माध्यम से हम आगे बढ़ाएंगे। आज के समय में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरे तरीके से नहीं है। हकीकत ये है कि कई सारे तो ऐसे हमारे गेम्स हैं, बैडमिंटन है, साइकिलिंग है, बॉक्सिंग है, इनके तो कोचेज ही नहीं है स्टेट के पास, और हम खेल में द्रोणाचार्य बन रहे हैं। ये न सिर्फ वर्तमान सरकार की बात, पूर्ववर्ती सरकार ने भी इस तरीके से ही किया। पूर्ववर्ती सरकार में 33 जिले हुआ करते थे। उस समय स्वीकृत पद की संख्या जो थी वो 1200 के आसपास थी, पर फिर भी 1200 कोचेज की जरूरत थी, फिर भी उनके पास भी कोई कोचेज की पूरी माकुल व्यवस्था नहीं थी। विजन उनका भी ऐसा ही था। युवाओं को लेके दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पक्ष विपक्ष है, ये खूब बहस करेंगे, एक दूसरे को कहेंगे कि साहब ये युवा विरोधी है, हम युवा हितैषी है, पर धरातल पर इंप्लीमेंट करने वाली चीजें युवाओं को लेके ये नहीं कर रहे। ये बहुत गंभीर विषय है। आज के समय में खेल अधिकारी, खेलों की बात चल रही है, स्पोर्ट्स में हम टॉप करने की बात हम कर रहे हैं। खेल अधिकारी के सारे पद जो हैं वो रिक्त पड़े, और बरसों से जो पार्ट टाइम पे लगे हैं उनको ये परमानेंट नहीं कर रहे हैं, और ना ही उनको सैलरी वगैरह कुछ भी दे रहे हैं। और मेरा तो सुझाव है, दोनों ही सरकारें और तमाम जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं,
पर जितना आप आयोजनों पे खर्च करते हैं, जैसे थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि खेलो इंडिया हुआ, मात्र एक व्यक्ति ही एक रेस में दौड़ा। इससे बुरी स्थिति तो क्या होगी? आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, इतने रुपए अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते तो हो सकता है कि हम इंफ्रा को और मजबूत कर पाते, पर नहीं। आप देखेंगे कि राजस्थान का खेलों का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो महाराणा प्रताप अवार्ड 2009 से शुरुआत हुई, पर 16 साल में, पिछले 16 से 17 साल में मात्र 2017 और 18 में ही दिया गया। उसके अलावा कभी ये अवार्ड दिया ही नहीं गया। तो ये स्थिति हमारी खेलों को लेके, अगर गांव में देखें, इनके जितने भी खेल मैदान है उनकी स्थिति बहुत बुरी है। आज तक हम कोई भी ओलंपियन हमारे यहां से हम नहीं दे पाए, कोई भी कॉमनवेल्थ का टॉप खिलाड़ी नहीं दे पाए। माननीय जो खेल मंत्री जी हैं वो भी आर्मी से जाके खेल के आए हैं, राजस्थान के कोटे से नहीं गए। आज ये स्थितियां बनी है, इस पे चिंता करने की जरूरत है। जब प्रदेश युवाओं का देश है तो युवाओं को रोजगार, खेल और तमाम, और हम किस तरीके से आगे बढ़ाएं, मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष को आपस की खींचतान वाली राजनीति को छोड़कर, देखो युवा समझ रहा है, युवाओं को पता है कि कौन उनका हितैषी है और कौन सिर्फ राजनीतिक बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इन तमाम चीजों पे, इन तमाम विषयों पे बात होनी चाहिए। आज अभी सदन में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव लगाया था और वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, करौली जिले में पांचना बांध, जो पूर्वी राजस्थान का मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध, वो 2005 से, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, उस समय राजस्थान में आरक्षण का एक विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें गुर्जर और मीणा समाज के बीच में विवाद हो गया था। सरकार ने दो जातियों को लड़ाने के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए, जो बांध किसानों के हित में बना, जिससे 40,000 बीघा जमीन की सिंचाई होनी थी, हो रही थी लगातार। 10,000 हेक्टेयर जमीन के किसान जिसका लाभ ले रहे थे, तत्कालीन बीजेपी सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के समय उस बांध को षड्यंत्र पूर्वक उसको बंद किया, जो आज तक भी लगातार बंद है। मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मेरी बात रखी, किसानों की बात रखी। जो किसान अपनी जमीन में होकर के, जिन लोगों ने नहरों के लिए जमीन दी, जिनको नहरों का कोई मुआवजा नहीं मिला, उसके बाद में इस उम्मीद के साथ वो लोग बैठे हुए थे कि पांचना बांध का पानी हमको मिलेगा, हमारी जो खेती की भूमि है उसमें हमको सिंचाई का लाभ मिलेगा। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि आज 20 साल के बाद में भी बांध को नहीं खोला जा रहा। और अभी का बजट मैंने देखा, उस बजट में जो बांध का कमांड क्षेत्र है, वो कमांड क्षेत्र से बाहर जाकर के 50 करोड़ रुपए सरकार ने स्वीकृत किए हैं। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या कमांड क्षेत्र के किसानों को अलग हट करके क्या दूसरा कमांड बनाने की इस सरकार की योजना है? और क्यों नहीं कमांड क्षेत्र में पानी खोला जा रहा है, जबकि लगातार हर साल बांध से पानी नहर में, इसमें नदी में खोला जाता है। गंभीर नदी में पानी खोलने के लिए बांध को नहीं बनाया। अगर गंभीर नदी में ही पानी खोलना था तो इस बांध का निर्माण क्यों किया? ये सरकार दो जातियों को लड़ाने के लिए लगातार षड्यंत्र कर रही है। अब नॉन कमांड में जो 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, वो कमांड और नॉन कमांड को झगड़ा कराने के लिए स्वीकृत किए हैं। ये सरकारें क्या चाह रही है, मेरी समझ में से बाहर है। जिस सरकार को किसानों के हित में काम करना था, जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ईआरसीपी और पीकेसी की बात कर रही है। एक बहुत बड़ा वर्ग जो है डूंगरी बांध को लेकर के
सरकार से बार बार मांग ये कर रहा है कि डूंगरी बांध का आप स्पष्टीकरण दीजिए। आपकी डीपीआर क्या है? आप कितने लेवल पे बांध बनाना चाहते हो? कितने गांव के लोगों को नुकसान होगा? सरकार की तरफ से आज तक भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसी तरीके से पांचना बांध के बारे में भी सरकार कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि सरकार इस पर संज्ञान ले और जो किसान, जो कमांड एरिया के किसान हैं, वो कमांड एरिया के किसानों को उनका हक, जिनका कमांड में जिनकी जमीन है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैंने सरकार से यह मांग की है। धन्यवाद। देखिए, आप सब जानते हैं कि सरकार के अंदर मंत्रियों की पोजीशन क्या है। आज तक कोई मंत्री एक भी घोषणा नहीं कर पाया है, और घोषणा कर दी है तो वो पूरी नहीं हो पाई है। एसओजी तक की घोषणा मंत्री कर चुके हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जब सुबह नौहर का एक मामला आया जिसके अंदर बाईपास का निर्माण होना था, सत्ता की ताकत देखिए कि हमारे समय में नौहर का बाईपास स्वीकृत हुआ, सड़क का काम शुरू हो गया, अर्थवर्क हो गया, और अर्थवर्क होने के बाद भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए उस पूरे बाईपास का जो रूट है वो डाइवर्जन कर दिया, और रूट डाइवर्ट करके ये कह दिया गया कि यहाँ तो जो है लोगों का ऑब्जेक्शन है। 15 किलोमीटर की सड़क में 2 लोगों का ऑब्जेक्शन बता रहे हैं। वो भी पहले कोई ऑब्जेक्शन था नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती, क्योंकि ये लोग विकास नहीं चाहते हैं, अपने लोगों को फ़ायदा देना चाहते हैं। इसी प्रकार से जब बात आई आमेर के अंदर अचरोल सैटेलाइट हॉस्पिटल की, क्योंकि वो अचरोल का सैटेलाइट हॉस्पिटल हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ सैंक्शन किया था, लेकिन इन लोगों ने उस सैंक्शन सैटेलाइट हॉस्पिटल को किसी बीजेपी की विधानसभा में शिफ्ट कर दिया। और जब माननीय सदस्य पूछते हैं तो मंत्री जी जवाब आमेर का देते हैं, और जब मैं उनको बताता हूं तो उनको दिक्कत होती है कि आप बार बार क्यों पूछते हैं। यानी कि हम पूछे भी नहीं, यानी क्वेश्चन आवर में ही क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, विधानसभा में इनसे सवाल नहीं पूछे हैं, तो भाई कहाँ पूछेंगे। तो इनको हमारे पूछने से क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो यही इनसे ही पूछना चाहता हूँ। इनको दिक्कत ये है कि इनके पास सामान नहीं है, आधा समय निकल चुका है, और बजट जो है तीसरा बजट आ गया इनका, अब कोई लेना देना तो है नहीं। आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, युवा मामले, उद्योग, क्या स्थिति है, सबसे पहले तो उद्योग में ही पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हो कि हमने 35 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं, तो आज तक आपने वो नहीं बताया कि 35 लाख करोड़ के एमओयू कहाँ किए हैं, किससे किए हैं। दूसरा, आप कह रहे हो कि उनमें से हमने 8 लाख करोड़ के धरातल पे उतार दिए, तो वो भी आप नहीं बता रहे हैं कि आपने धरातल पे कहाँ उतारे हैं। और तीसरी जो सबसे अहम बात है, अपने मित्रों को फायदा देने के लिए सिर्फ जमीन आवंटन करने का काम ये लोग कर रहे हैं, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। युवाओं के लिए जिस प्रकार से नशे की गिरफ्त में ये युवा जा रहा है, उसके लिए कोई प्लान ये सरकार नहीं लेके आई। बेरोजगारी भत्ता तक ये समय पे नहीं दे रहे हैं, न उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, न उनकी राशि बढ़ा रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पे इन लोगों ने कर रखी है। तो मैं समझता हूँ सिर्फ गुमराह करने वाला काम ये पर्ची सरकार कर रही है। विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ खोखले दावों के अलावा कुछ भी नहीं है। सर, अशोक राहुल गांधी को जान से मारने की और गोली मारने की धमकी दी गई है। देखिए, बहुत गंभीर विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी समेत 25 सांसदों को गोली से मारने की धमकी देता है। ये बहुत गंभीर विषय है। ये भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में इस देश को लेके जाना चाह रही है, कितना जहर जो है ये घोल रहे हैं, कितना गुस्सा जो है लोगों के अंदर ये पैदा कर रहे हैं। और बीजेपी के कार्यकर्ता इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। आप देखेंगे कि चारों ही तरफ यहाँ का
आज हाईकोर्ट को 11वीं बार बम से उड़ाने की धमकी मिल गई। यानी कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है जहां कोई धमकी नहीं मिलती हो। और लोकसभा के अंदर जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी, उनके खिलाफ इस प्रकार की धमकी मिलना, और वो भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है ये इससे शो होती है, ये मैं बताना चाहूंगा। हमको इनसे डरने दबने वाले नहीं है। ये तो पॉलिसी इनकी बहुत पहले से चल रही है। भाई पहले तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को लेके आए, उससे डराना चाहा, फिर चुनाव आयोग को भी साथ जोड़ लिया, उनसे डराना चाहा एसआईआर के माध्यम से, और अब इनको भी ले आए कि गोली मारने की धमकी देने लग जाओ। इन धमकियों से राहुल गांधी जी और कांग्रेस का एक भी नेता और कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। आने वाला समय बताएगा, इस देश की जनता इनको उखाड़ के फेंकेगी और कांग्रेस का राज देश के अंदर आएगा। सर एक अभी सवाल, जेजेएम में ईडी की एंट्री हुई और अब लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया सुबोध अग्रवाल के खिलाफ, आपको क्या लगता है? मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है। और भी कई बड़े नाम हैं, और भी कई सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और हम इस चीज से चाहते हैं कि इसके अंदर अच्छे से कार्रवाई हो और कोई भी दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। इसके लिए सरकार कोई चिंतित नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने, बीजेपी के ने भी, कांग्रेस के भी, निर्दलीय ने भी, कई लोगों ने इस बात को यहाँ पे कहा है, अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि सरकार तुरंत संज्ञान ले और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उनकी गिरदावरी करा के और उनको मुआवजा दिलाने का काम सरकार करे। पड़ासोली की जमीन रातों रात एक दिन के नोटिस पे ट्रांसफ़र होती है कलेक्टर से, कलेक्ट्रेट से जाती है इंडस्ट्री और रिको के प्लेटफॉर्म पे, और रिको वाले उसको उसी महीने के अंदर करीब 1,80,90,000 मीटर का प्लॉट, एक प्लॉट बना के अलॉट कर देते हैं और 550 रुपये के आसपास की राशि पे कर देते हैं। जयपुर के अंदर, आप सब जयपुर के वासी हो, जयपुर में सीतापुरा इतनी दूर इंडस्ट्रियल एरिया है, 1 लाख रुपए मीटर दाम हो रहे हैं वहाँ, 80-90,000 रुपये मीटर दाम हो रहे हैं। और बस्सी इतनी दूर है, बस्सी के अंदर 20-25,000 रुपये मीटर दाम हो रहे हैं, और ये औद्योगिक भूखंड 550 रुपये मीटर के आसपास की रकम में अलॉट कर दिया जाता है। इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। और फिर ग्रेजुअली 3 प्लॉट बना के जितनी भूमि पूरी ली जाती है वो 3 आदमियों को दे दी जाती है। आप बात कर रहे हो सबका साथ सबका विकास की, क्यों नहीं अलॉटमेंट दिया आपने राजस्थान के लोगों को? क्यों नहीं उनसे छोटे प्लॉट बना के एप्लीकेशन मांगी? और क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी रखी? ये जो एमओयू का आड़ है ना, इतने लाख करोड़ के एमओयू हो गए, इतने लाख करोड़ के एमओयू हो गए, ये एमओयू की आड़ है घपला करने के लिए, सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने के लिए, सरकारी जमीन बेचने के लिए। मैं अंदर हाउस में अभी इस पे अपनी बात रख के आया हूँ, उद्योग विभाग के ऊपर चर्चा चल रही है। उस चर्चा में मैंने पुरजोरी से बात रखी है कि जमीन, अब उसके बाद में दौसा में एक ज़मीन ले रहे हैं, वो इससे भी बहुत गुनी, 3 गुनी 4 गुनी ज़मीन है। तो ज़मीन आप करो, डेवलपमेंट करो। मैं बहुत मुखर तरीके से ये बात कह के आया हूँ कि राजस्थान की संपदा पे पहला अधिकार राजस्थान के व्यापारियों का है। बाद में आप रिजल्ट राजस्थान और ग्लोबल समिट और ये करना, आप घर का आदमी तो भूखा है, उसको तो आप प्लॉट दे नहीं रहे हो और एमओयू कर रहे हो किसी और से, और एमओयू के आड़ में लाखों करोड़ों की ज़मीन आप चने के दाम पे दे रहे हो। वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आरोप लगा रहा हूँ कि ये राइजिंग राजस्थान के नाम पे जो एमओयू हुए हैं उनकी आड़ के अंदर भूमियों का बहुत बड़ा घपला हुआ है, और मेरे को ऐसा लगता है कि लाखों हेक्टेयर भूमि इसके अंदर अलॉट कर दी गई है। हम सब इसकी डिटेल निकलवा रहे हैं और 2-4 दिन के अंदर आपके पास फिर आएंगे, प्रूफ के साथ आएंगे, आपको बताएंगे कि यहाँ ये घपला किया इन्होंने ज़मीनों के अंदर। ज़मीन बेचने का काम नहीं है सरकार का, इंडस्ट्रियल प्रमोशन करो। आप राजस्थान के समुचित विकास की बात करो, उसमें हम आपके साथ में हैं। आप राजस्थान की किसी इंडस्ट्री की प्रमोशन की बात ही नहीं कर रहे हो, आप तो खाली जमीनें बेचने का काम कर रहे हो। वो जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करेंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि जनता ने हमें आपकी आंख में आंख डाल के क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया है, ताकि हम जनता को ये बता सकें और उनके हक की लड़ाई विधानसभा में लड़ सकें। जो लड़ाई हम कर रहे हैं, लड़ाई जारी है, हम प्रूफ के साथ फिर आपके सामने आएंगे।